हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आज देख रहे हैं थंबनेल में, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का और कॉन्सेप्ट भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड। इस पे पहले 2 सेशन ऑलरेडी जा चुका है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला जो चैप्टर्स होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज स्ट्रेंथ ऑफ उसको वो हम लोग देखेंगे। और ये आप जानते हैं ये किसके लिए, सिविल और मैकेनिकल के लिए है। और आपका सेशन 3 है ये, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी वीडियो है लाइक करना। हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलरली। वीडियो आप देख रहे हैं 3-4 दिन से इस पर आ रहा है। जब तक जेई का एग्ज़ाम होगा हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आपको देर नहीं करना है, चैनल पे बने रहना है, मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर करना है, क्योंकि इस पे क्वालिटी कंटेंट ही दिया जाएगा और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस बने रहना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, आज मैं बता देता हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और थ्योरेटिकल सेगमेंट को पूरी क्लियरली देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये है और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स को आप रिमूव कर लें, अप्लाइड फोर्स को आप रिमूव कर लें, अप्लाइड फोर्स विल बी रिमूव्ड। अगर इसे हम रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जैसे आप कहते हैं कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे अगर आप बात करेंगे, सिंपली हम बातें करते हैं, ये स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पे बात करेंगे तो ये जो रीजन होता है प्योरली इलास्टिक रीजन होता है। और ये आप यहाँ माइल्ड स्टील का ग्राफ देखेंगे तो ऐसे बनता है। इस रीजन को आप क्या कहते हैं, इलास्टिक रीजन। और ये आपका कहलाता है प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन कहलाता है। जब प्लास्टिक तो इलास्टिक रीजन तक अगर आपने लोड को रिमूव कर लिया तो ये अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ये सिर्फ इलास्टिक रीजन तक की वैलिड है। तो इस कंडीशंस को आप क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक रेंज तक अगर चला जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होने लगेगा तो वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें पूरी थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, द डिफॉर्मेशन कॉज ड्यू टू द इलास्टिसिटी। कॉस्ट ड्यू टू द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के वजह से जो डिफॉर्मेशंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अभी आपने देखा कि डिफॉर्मेशंस 2 तरह के होते हैं, एक आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होता है और दूसरा आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिसिटी के वजह से जो डिफॉर्मेशंस होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस कहेंगे। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। तो राइट आंसर इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को नहीं करता है, गेट परमानेंटली डिफॉर्म। और परमानेंटली डिफॉर्म कहने का मतलब द मटेरियल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म, मटेरियल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म। मटेरियल के अंदर क्या हो जाए, प्लास्टिकली डिफॉर्मेशंस हो जाए, प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन। अगर मटेरियल के अंदर प्लास्टिकली डिफॉर्मेशंस हो जाए तो इस तरह के कंडीशंस को आप कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, ठीक है, याद रखना है
इलास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिसिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशंस में लोड हटाने के बाद ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस में लोड हटाने के बाद ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करता है। तो ए आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल तो सबसे हो जाता है, फॉर्मूला पुटिंग रहता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लोग फंसते हैं। आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आप अपने बेसिस पे तैयारी बेहतर करें, तभी आप नहीं फंसेंगे। द डिफॉर्मेशन कॉज इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्लास्टिकली इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आप क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी एज सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे था रिगेन नहीं करता है, और उसी के कॉन्सेप्ट पे था कि अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है तो उस तरह के डिफॉर्मेशंस को आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे डिफॉर्मेशंस दो टाइप का होता है, आपने देखा, एक इलास्टिक, अगर प्लास्टिकली आप बात करेंगे इलास्टिक, और दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक। तो ये कहलाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर प्लास्टिकली तो प्लास्टिक और इलास्टिकली तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगला सवाल, इसीलिए इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से बातें कर। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। आप इसे क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। मान लीजिए कि ये एक रड है जिसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, अगर इस पर आप फोर्स लगा के आप डिफॉर्म करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स आपने लगाया और ये फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये मटेरियल डिफॉर्मेबल होगा तो एक पॉइंट पे जाके मटेरियल क्या करेगा, अपना डिफॉर्म करेगा। मटेरियल डिफॉर्मेबल होगा तो डिफॉर्मेशन विल बी देयर, अगर इनके भी डिफॉर्मेशंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस मान लीजिए कुछ होगा, तो इसके वजह से डेल डिफॉर्मेशंस हो रहा है, क्योंकि डिफॉर्म करेगा मटेरियल, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स होगा, और इस फोर्स को आप क्या कहते हैं, इंटरनली रेसिस्टिंग फोर्स। इंटरनली रेसिस्टिंग फोर्स होगा, और इंटरनली रेसिस्टिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस किसी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स की वजह से डेवलप होता है, नॉट बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये बेस्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाई, और स्ट्रेस इक्वल टू आप लिखते हैं इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स को आप मान लीजिए एफ है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई ए, यानी स्ट्रेस इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बाई ए। सी इज द राइट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। तो आप एक बार फटाफट सभी को देख लेंगे तो आपसे कहीं पे चीज़ें छूटेगा नहीं। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस को अगर डिफाइन करें आप, तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल्स कहते हैं। इसीलिए स्ट्रेस का सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट पास्कल भी सही है, ये भी याद रखना है। अगर ब्रेक किया जाए डायमेंशंस के फॉर्म में, तो स्ट्रेस इक्वल टू आप देख रहे हैं कि इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, अपना स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा। तो ये सारे ऐसा यूनिट है, केजी पर मीटर पर सेकेंड, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल दीज आर द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, पास्कल भी होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सी है बोथ ए एंड बी, सो द राइट आंसर इज सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय द 2 इक्वल फोर्सेस अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स एरिया,
इन दिस केस द स्ट्रेस इज कॉल्ड, क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल बार है, this will be the cylindrical bar and this will be stretched। आपने, और ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर क्या करा कि जो अप्लाइड फोर्स है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है, नॉर्मल टू इट्स एरिया, और क्रॉस सेक्शंस का ही एरिया आप निकालते हैं, यानी इसका एरिया। तो अगर यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। दिस फोर्स विल बी द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए आपने फोर्स यहाँ पे F लगाया, तो ये कहलाएगा द फोर्स परपेंडिकुलर टू गिवन क्रॉस सेक्शन। सही है। तो इसके वजह से डिफॉर्मेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो डिफॉर्मेशंस विल बी देयर। अगर डिफॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्ट्रेन होगा। पहले स्ट्रेन आता है, अगर स्ट्रेन होगा तो यहाँ पे स्ट्रेस भी होगा। लेकिन आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने के वजह से खींचना, यानी आप खींच रहे हैं। अगर खींच रहे हैं तो इसके वजह से क्या होगा, किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है, तो आप कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, खींचना, मतलब टेंशन नेचर होगा, तो आप कहेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेस नेचर का होगा। सही बात है। तो राइट आंसर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, टेंसाइल स्ट्रेस विल बी देयर, यानी बी इज द राइट आंसर। क्योंकि नॉर्मल फोर्स के दो नेचर्स, नॉर्मल स्ट्रेस के दो नेचर होते हैं, एक आपका टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव। व्हेन द स्ट्रेच विल बी देयर द टेंसाइल नेचर विल बी देयर, व्हेन द कंप्रेशन विल बी देयर द कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी देयर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। If the cylinder is compressed under the action of the applied force, then the stress is called. If the cylinder is compressed under the action of applied force, then the stress is called. क्या करा है कि सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने देखा इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन चुन चुन को लिया है ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। कि मान लीजिए कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन फोर्स है। तो इसका नेचर कैसा होगा, है नॉर्मल स्ट्रेस होगा, पिछले सेक्शन में देखा आपने। लेकिन ये कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कैसा आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। अब आप एक बार आप समझ लें कि स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन होता है, चेंज इन डायमेंशन। अक्सर हम लोग गलत डिफाइन कर देते हैं। चेंज इन डायमेंशन होता है टू द ओरिजिनल डायमेंशन, टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लेंथ में आप चेंज कर रहे हैं, अगर लेंथ के चेंज की वजह से, इफ लेंथ विल चेंज, अगर लेंथ में चेंज कर रहे हैं तो इसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल, दोनों बात सही है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लोड से अलग अलग होता है। और ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, याद रखेंगे डेल एल बाई एल। एक होता है एरिया में अगर चेंज होगा, एरिया चेंज करेगा तो इसके वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे कहते हैं सुपरफिशियल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, सुपरफिशियल। अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो इसके वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डैट शियर स्ट्रेन नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं होगा, द ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी देयर, या लैटरल स्ट्रेन रहता तो वो भी सही था। ध्यान से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हम लोग ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा गलत होने की चांसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। अब आप देखेंगे कि टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स की बातें नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी है। ए बी सी और ये डी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेक्शन है, एक आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर सेक्शन है और ये क्या कर रहा है, पैरेलल सेक्शन है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो मान लिया कि आपने यहाँ पर फोर्स लगा दिया पैरेलल टू द सरफेस, इसी फोर्स को आप कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, अगर ये मटेरियल डिफॉर्मेशंस होगा और ये फिक्स सरफेस, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये फाइबर जो होगा ए बी ए डी, ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इन सिमिलर वे ये भी क्या करेगा, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफॉर्म होगा। तो ये ए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा बी पॉइंट। तो इसके अंदर मान लीजिए कितना डिफॉर्मेशन हुआ, 5। ये कहलाता है शियर स्ट्रेन। क्या कहलाता है, प्लेन का शियर ऑफ होना ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्सेस। तो इसके वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो शियर स्ट्रेन के वजह से क्या आता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेन की वजह से क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, और ये कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरह के स्ट्रेन को सिंपली हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलोंग द डायरेक्शन। तो एलोंग के एलोंग आप क्या कहेंगे, सिंपली क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल, हमने देखा है इस पे। अगला सवाल है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। आपने अभी देखा कि स्ट्रेन कहने का मतलब क्या होता है, कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। टू द ओरिजिनल डायमेंशन, अगर ये डायमेंशंस जो चेंज होगा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, तो इससे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इक्वल टू लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी। तो इस तरह के स्ट्रेन को आप क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्मॉल डिफॉर्मेशंस की बात करें तो सिंपली आप अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करें, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को याद रखना है हमेशा। स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम अगर याद रहे जनरली माइल्ड स्टील का, तो आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपका इलास्टिक पॉइंट होगा, इससे जस्ट बिलो आपका प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है या प्रोपोर्शनल लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, एंड दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो क्या करें, स्मॉल डिफॉर्मेशन हो तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर होगा। अगर ये कंडीशंस वैलिड है तो आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कौन डिफाइन करता है, हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
ये कहलाता है हुक्स लॉ। यानी इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या अपना स्ट्रेन है, यानी ये लीनियर इलास्टिक रिलेशंस भी देता है। तो इसके अनुसार आप कहेंगे सी। आपको लगेगा कि ये काफ़ी छोटा छोटा सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थेरेटिकल सवाल है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि थेरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने में ही हम लोग फंस जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, हुक्स लॉ इज एन। हुक्स लॉ किस तरह का लॉ है? तो यहाँ पे एक होता है यूनिवर्सल लॉ, एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक है अट्रैक्टिव लॉ और एक होता है एम्पिरिकल लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेस, सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ, हर जगह ये बातें लिख रहा है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। क्या इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं? नॉट चेंज। हम आप कभी इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उस लॉ को कहा जाता है एम्पिरिकल लॉ। जैसे न्यूटन्स का लॉ, दैट इज द एम्पिरिकल्स लॉ। जैसे बहुत सारे लॉ साइंटिस्ट का है जो कभी भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ना चेंज किया जा सकता है। दैट लॉ इज कॉल्ड एम्पिरिकल लॉ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। इस तरह से भी सवाल पूछा गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसे क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, इल्ड पॉइंट अगर आप बात करें तो दो तरह के इल्ड पॉइंट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। ये स्ट्रेस है और ये क्या अपना स्ट्रेन है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, जस्ट प्रोपोर्शनल लिमिट है, और ये कहलाता है अपर एल्ड पॉइंट, और ये कहलाता है लोअर एल्ड पॉइंट, ये कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट, और ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पे इल्ड पॉइंट यानी इल्ड पॉइंट के क्रॉस पॉइंट, यहीं से आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इल्ड पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग अगर स्ट्रेस होगा तो आप जानते हैं उस स्ट्रेस को आप क्या कहते हैं? इल्ड स्ट्रेस। अल्टीमेट पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस होगा उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस कैसा होगा आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, द सब्सटेंस लाइक टिश्यूज ऑफ एओर्टा रबर विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन। जिसमें बहुत सारे डिफॉर्मेशंस हो, लार्ज डिफॉर्मेशंस हो, तो इस तरह की चीज को आप क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स। लार्ज डिफॉर्मेशंस विल बी देयर, तो क्या कहेंगे आप? इलास्टोमर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है? आप जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप लगा देते हैं, ये हुक्स लॉ के अनुसार होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुने स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन। यानी यहाँ से अगर आप लिखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन जो परफेक्ट नाम होगा इसका क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? रेशियो आप देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है।
इसमें देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स वाला ऑप्शन है। तो कभी भी यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट, ये बिहेवियर्स होते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके अनुसार आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। एसआई यूनिट यंग्स मॉडुलस का क्या होगा? आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस कैपिटल Y इक्वल टू या E इक्वल टू आप लिखते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है, पास्कल भी सही है, यानी सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज मैक्सिमम फॉर। मैक्सिमम किसके लिए होता है? जैसे आप देखेंगे डेल एल इक्वल टू होता है डिफॉर्मेशन पी एल बाई ए ई, ये कहलाता है डेल एल इक्वल टू क्या आता है? पी एल बाई ए ई होता है। तो यहाँ पे जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देखेंगे तो इन सभी मटेरियल में किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है? स्टील का, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन इसका कम, यानी सी इज द राइट आंसर। स्टील का लगभग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 जी पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे पैरेलल फोर्स की वजह से भी डिफॉर्मेशन होता है, जैसे हमने देखा था अभी। सेम अमाउंट में यहाँ भी डिफॉर्मेशन होगा। अगर ये ए है, बी है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये सी होगा, डी होगा। तो क्या कहता है? ये फाई कहलाता है आपका स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे? यहाँ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से डेवलप होता है शियर स्ट्रेस। तो यहाँ शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? शियर स्ट्रेन फाई के बराबर होगा। यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ शियर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टाउ बाई फाई, जिसे आप कहते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो शियर मॉडुलस इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, द एसआई यूनिट ऑफ शियर मॉडुलस। ये भी देख लीजिए, ऑब्वियस ही बात है, सेम होगा। शियर मॉडुलस इक्वल टू आपने देखा कि क्या होता है? शियर स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन का नो यूनिट होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, और स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जी का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, और 1 न्यूटन मीटर पर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। अगला सवाल 24, क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात कर रहा है, यानी कह रहा है कि मान लीजिए कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है लाइक दैट, और इस पे इक्वल डायरेक्शंस में कंप्रेसिव फोर्स लगने लगे, जैसे पी लगने लगे, सभी डायरेक्शंस में यहाँ पे लगने लगे, इस डायरेक्शंस में ये लगेगा, सभी डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स इक्वल प्रेशर डेवलप हो जाए, तो इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशंस। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशंस। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिखा गया है। तो ये रेशियो क्या होता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इक्वल टू कहलाता है बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस के इक्वल टू होता है चेंज इन प्रेशर, इसे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इनका जो रेशियो होता है वो कहलाता है बल्क मॉडुलस। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। पूरी थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग इसी सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे।
द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। आप जानते हैं बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल का क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी, जिसे बीटा से इंडिकेट करते हैं। और बल्क मॉडुलस अगर का उल्टा क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस किसका, कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा हो जाएगा। यानी बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा और गैस में कम होगा। वहीं कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में होगा। तो आप कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मिलेगा बल्क मॉडुलस इज मैक्सिमम फॉर। बल्क मॉडुलस मैक्सिमम किसके लिए होगा, के का वैल्यू इनफाइनाइट तक होता है जब ये सॉलिड हो। के का वैल्यू 0 के करीब होता है जब आप फ्लूइड की बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर के इक्वल टू आप लिखेंगे डेल पी बाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी अगर उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू 0 हो जाए तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी के इज एग्जिस्ट फॉर द सॉलिड। तो आप क्या कहेंगे, सॉलिड के लिए होगा। लिक्विड, गैस एंड ये सारे क्या है, फ्लूइड है। इसीलिए बल्क मॉडुलस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इन्फिनिटी के करीब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर। कंप्रेसिबिलिटी आप जानते हैं बीटा इक्वल टू 1/k है। अगर ये k का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए जो सॉलिड के लिए, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो बीटा आप कहते हैं कि फ्लूइड जनरली कंप्रेसिबल नेचर्स के होते हैं। फ्लूइड बेसिकली दो तरह का होता है, एक लिक्विड को कंसीडर करते हैं और दूसरा गैस को आप कंसीडर करते हैं। तो लिक्विड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, एंड गैसेज आर जनरली कंप्रेसिबल इन नेचर। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, सो द कंप्रेसिबिलिटी विल बी एग्जिस्ट इन द केस ऑफ गैसेस। किसके केस में एग्जिस्ट करेगा, ओनली इन द केस ऑफ गैसेस। तो गैस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है। पूछा गया द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज गिवन बाय। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है, 1/2 गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। पोटेंशियल नहीं, यही कहलाता वर्क डन भी, वर्क डन बाय द एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स व्हेन द वायर टू बी स्ट्रेच्ड। तो ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। जितना एरिया प्रोजेक्टेड होता है वही वर्क डन कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो राइट आंसर विल बी बी, फॉर्मूला था ये। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर लिमिटेड ओनली। किसके लिए लिमिटेड होता है, आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस की आप बात करें या शियर मॉडुलस की बात करें, ये दोनों किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इट इज आर लिमिटेड फॉर, यानी लिमिटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि किसके लिए नहीं हो सकता है, नॉट अप्लीकेबल। यंग्स मॉडुलस शियर मॉडुलस कभी भी फ्लूइड के लिए डिफाइन नहीं है, फ्लूइड के लिए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब फ्लूइड के अंदर लिक्विड एंड गैस के लिए ये कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है। तो बोथ लिमिटेड टू ओनली, तो यानी लिक्विड और गैस के लिए ये कभी भी डिफाइन नहीं है। तो ये किसके लिए डिफाइन है, सॉलिड के लिए, यानी यहीं तक इसका लिमिटेशंस है, इसके बाद इसका एप्लीकेशंस नहीं हो सकता है। तो 29 का ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस रहते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। द टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिफाइंड अप टू। कहाँ तक डिफाइंड है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सी बात है।
स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को हम डिफाइन कर लेंगे। ये आपका है प्रोपोर्शन इलास्टिक लिमिट, ये कहलाता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट पॉइंट, और ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो टफनेस इज द लिमिट अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। तो टफनेस कहाँ तक डिफाइंड है? फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट नहीं होगा, यील्ड पॉइंट, द ओनली फ्रैक्चर पॉइंट विल बी देयर। तो ये कहाँ तक डिफाइन है? फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफाइन है, पूछा भी जाता है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस था, क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चंस लिया था, जिसमें पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, जितने भी उसके मॉडुलस होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस था हमने प्रैक्टिस कर लिया। होप कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने स्ट्रेस बेसिक कॉन्सेप्ट पे 2 सेशन डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, जो आपका या हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख रहे हैं, और ये पूरी थ्योरेटिकल सेशन था 30 क्वेश्चंस का। आई होप आपको कहीं भी कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, चाहे थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से या न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से, आपके सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हो जाने चाहिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, और जब ऑनेस्टी से काम करते रहिए। अपने लेवल पे भी ऑनेस्ट रहना है, दूसरों के लिए भी ऑनेस्ट रहना है, और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहना है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनेस्टी लेवल पर काम करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ऊपर वाला भी आके आपका मदद करेगा। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर मिड में होना है, आरआरबी जेईई का वैकेंसी आने वाला है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आप बने रहें हमारे चैनल पे, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी एडवांटेज मिले। तब तक के लिए थैंक यू।